हाय एवरीबॉडी। आज के सेशन में आप सभी का वेलकम है। तो आज का टॉपिक है बिहाइंड द ऑप्टिमिज्म ऑन इंडियन इकोनॉमी। आप अपने न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे रिसेंटली, जिसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के इकोनॉमी को प्रेज़ कर रहे हैं और एक बहुत उनका पॉजिटिव इनसाइड है गोइंग फॉरवर्ड। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो आज के मिंट न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल थी और उसमें 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं आपको ये समझाने के लिए कि अगर हम हर पैरामीटर पे देखें तो अभी हो सकता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, बहुत सारी चीज़ें अभी नेगेटिव में हो, लेकिन अगर हम ट्रेंड देखें ओवरऑल तो इंडिया बाकी कंट्रीज से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड उसको बेस मान के ये बताया गया है कि गोइंग फॉरवर्ड अगर आप 4 ईयर्स या 5 ईयर्स में देखो तो ये ट्रेंड सस्टेन रहने वाला है और जितने भी पैरामीटर्स है उस पर इंडिया इम्प्रूव ही करेगा आगे। तो एक एक करके देखेंगे, लेकिन इसकी बिगनिंग हुई है वो हुई है एक रिपोर्ट से जो कि इशू किया था फिनेंशियल टाइम्स, जो कि न्यूज़पेपर है, एंड ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन। ये एक यूएस बेस्ड पॉलिसी थिंक टैंक है, ये रिसर्च करती है और इस रिसर्च की फाइंडिंग्स फिनेंशियल टाइम्स ने पब्लिश करी थी अपने न्यूज़पेपर में। उन्होंने ये बताया था कि इंडिया इज़ अ ब्राइट स्पॉट, ठीक है, और ये रिपोर्ट आई थी 9 अक्टूबर को। तो अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो आपने ये पक्का पढ़ा होगा। सो 9 अक्टूबर के रिपोर्ट में इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट बताया गया था। वो इसलिए क्योंकि अभी ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। हर जगह आप देखोगे कि इन्फ्लेशन का रेट बहुत हाई है, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें इंडिया को बाकी कंट्रीज से तो हमारे यहाँ चीज़ें फिर भी बहुत कंट्रोल में है। सो दैट्स वाई ये सारी चीज़ों को देख के उन्होंने ब्राइट स्पॉट टर्म दिया था इंडियन इकोनॉमी को, और बाद में इसको इंडोर्स किया था IMF के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया है। तो मतलब ये कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने इंडिया के बारे में भी अच्छी बातें बोली हैं। सो मैंने जो बताया आपको कि अक्टूबर 9 की ये रिपोर्ट थी, आप एक बार इसको रीड करो कि इंडियाज़ इकोनॉमी रिमेन्स अ ब्राइट स्पॉट एंड लुक्स लाइकली टू रजिस्टर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिस ईयर एंड नेक्स्ट। Various reforms undertaken in recent years seems to be paying off, with even exports picking up as the rupee depreciate. However, reigning in high inflation is providing a challenge for the central bank. अब एक यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, एक यहाँ पे आप देखना, इवन एक्सपोर्ट्स पिकिंग अप एज द रूपी डेप्रिशिएट्स। अब रूपी के डेप्रिशिएशन से एक्सपोर्ट का क्या कनेक्शन है? तो इसका मतलब ये होता है कि जब रूपी की वैल्यू कम हो रही है, राइट, जब रूपी डेप्रिशिएट हो रही है मतलब वो किसी और अपने करेंसी पेयर के अगेंस्ट उसकी वैल्यू कम हो रही होगी। तो सपोज़ फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम अभी USD और इनार का INR इंडियन रुपी, ये US डॉलर है और ये इंडियन रुपी है। जब भी हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो उसमें हमेशा 2 करेंसीज इन्वॉल्व होंगी, क्योंकि एक्सचेंज आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से करते हो, राइट, तो वहाँ पे कोई सिंगल करेंसी नहीं आती बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि USD सबसे पॉपुलर करेंसी है। तो अगर किसी भी कंट्री के करेंसी को अगर हम ये बोलते हैं कि वो अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हो रहा है तो यूजुअली उसको US डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे ये बोला गया कि रूपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, ये बात सही है। कुछ दिनों पहले इंडियन यूनियन फिनांस मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई थी कि रूपी कमज़ोर नहीं हो रहा, डॉलर स्ट्रांग हो रही है। अब इसको बहुत रिडिकुल किया गया था, बट अगर आप फैक्ट के साथ देखो तो USD यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, आप इसको रुपी की जगह किसी भी और करेंसी के साथ पेयर करो, ठीक है, उसमें EUR है या फिर येन है, ठीक है, आप किसी भी करेंसी के साथ पेयर करो, USD की वैल्यू किसी दूसरे करेंसी के अगेंस्ट इसकी वैल्यू इंप्रूव हुई है। लेकिन अगर आप वहीं पे इंडियन रुपी को देखते हो, डॉलर की बजाय यूरोपियन जो यूरो होता है, तो यूरो के अगेंस्ट देखो या फिर येन के अगेंस्ट देखो, या इनफैक्ट आप स्टर्लिंग या फिर पाउंड बोल लो, अगर उसके अगेंस्ट देखो तो रुपी की वैल्यू भी इंप्रूव हुई है। बट प्रॉब्लम ये है कि रुपी की वैल्यू इनके कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, और जितनी भी बढ़ी है उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है USD यानी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के वैल्यू में। तो मोटा मोटी बात यह है यहाँ पे कि जब किसी भी कंट्री की करेंसी जब थोड़ी सी डीवैल्यू होती है या फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो हो सकता है इंटेंशनल हो, जैसे जापान ने अपने करेंसी को एक टाइम पे डीवैल्यू किया था, वो इसलिए कि उनका एक्सपोर्ट बढ़े। तो अब करेंसी के डीवैल्यू होने से या फिर डिप्रिशिएट होने से एक्सपोर्ट पे कैसे आता है इम्पैक्ट? तो उसका रीज़न क्या है कि सपोज़ पहले कोई चीज़ इंडिया में 100 रुपये की मिलती थी जो कि हम बाहर किसी कंट्री में बेच रहे हैं, ठीक है, मान लो कि उसमें यूनाइटेड स्टेट्स में हम बेच रहे हैं कोई सामान, तो अगर 100 रुपये, मान लो कि उस समय 100 रुपये की वैल्यू डॉलर के टर्म में थी $1, ठीक है, $1 इज इक्वल टू 100 रुपी मान लो। सो पहले
जो यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ है वो यूनाइटेड स्टेट्स में $1 की मिल रही है, राइट। अगर रुपी डीवैल्यू होती है मतलब कि $1 वुड बी इक्वल टू मोर देन 100 रुपी, हो सकता है 110 हो जाए, राइट। सो अब 100 रुपये के सामान के लिए यूएस में किसी भी कंज्यूमर को $1 पे नहीं करना पड़ेगा, उसको हो सकता है 0.9 या कुछ ऐसे अमाउंट पे करना पड़ेगा। सो होता क्या है कि जब भी मान लो इंडियन रुपी की वैल्यू डीवैल्यू होती है या फिर डिक्रीज़ होती है वैल्यू उसकी, तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो कंज्यूमर्स है उनको अब थोड़ा कम पे करना पड़ेगा इंडियन गुड्स के लिए। सो इसलिए एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि अब चीज़ों के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गए हैं पहले के मुकाबले। तो इसलिए जब रुपी डिप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हालांकि ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर रुपी की वैल्यू बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट होने लगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो इन दी एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट शॉर्ट टर्म में इसका फ़ायदा ज़रूर होता है, और वो हुआ भी है अभी। ओके, बट इन्होंने लिखा भी है अभी कि हाई इन्फ्लेशन इज़ प्रूविंग अ चैलेंज फॉर द सेंट्रल बैंक, जो कि बात सही है। और अभी आई थिंक 7th या 8th को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, तो फर्दर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आएंगे, हम उसको भी कवर करेंगे कि आरबीआई अभी इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करने जा रही है। ओके, सो अब आते हैं जो हमारा मेन आज का कंटेंट है। आर्टिकल में 5 पॉइंट्स दिए गए हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी अभी वेल पॉइज्ड है फॉर फर्दर ग्रोथ। तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे कि इंडियाज़ पर कैपिटा जीडीपी इज़ लाइकली टू कीप इट्स अपवर्ड मार्च अलाइव। अब यहाँ पे ग्राफ है, मैं आपको ग्राफ एक्सप्लेन करूँगा एंड ग्राफ के थ्रू ही आप समझ लोगे कि आर्टिकल में बोला क्या जा रहा है। सो पर कैपिटा इनकम की मीनिंग आपको पता होगी कि जीडीपी को आपने पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। अब ये कुछ भी हो सकता है, वर्किंग पॉपुलेशन हो या फिर ऐसे ओवरऑल पॉपुलेशन हो। यहाँ पे हर कंट्री के रिस्पेक्ट में आपको 3 बार्स मिलेंगे, ठीक, हर कंट्री के रिस्पेक्ट में। तो पहला बार जो है फर्स्ट वाला वो शो करता है पर कैपिटा जीडीपी इन 1990s, ठीक है, 91 हो गया, 92 है, वो सबका एवरेज फिगर दे रखा है पहले वाले बार में। सेकेंड में है जो 2001 हो गया, 2002 है, ऐसे ऐसे करके 2009 या 10 तक का डेटा यहाँ पे एवरेज आउट करके दिया है। एंड फर्दर 2010 के बाद का डेटा थर्ड वाला बार रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अब आप यहाँ पे देखो कि चाइना को देखते हो आप, अगर यहाँ पे चलो हम कंपेयर करते हैं चाइना इंडिया को, तो आप देख सकते हो कि चाइना की इकोनॉमी कहीं यहाँ पे थी, यानी 9 के आसपास एवरेज रही है 1990s में, और इसीलिए इनफैक्ट चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी बन भी गई। अगर उससे कंपेयर करें इंडिया को, तो इंडिया का ऑलमोस्ट हाफ से भी कम था, यानी अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं 9 की, तो यहाँ पे अराउंड 4 था एवरेज, ठीक है। उसमें बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि उस समय इंडिया डिफ़ॉल्ट के स्टेज पे था। अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए होते, एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसको हम किसी दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, बट मैं आपको उसका क्रक्स बता दूं कि 1991 के पहले इंडिया वाज अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। हम बहुत हद तक सोशलिस्ट थे और बिजनेस पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, तो प्राइवेट बिजनेसेस बहुत ही कम एक्सटेंट में यहाँ पे हुआ करते थे, उसके वजह से ग्रोथ हमारी ज़्यादा नहीं होती थी, ठीक है। फिर आया टाइम 2000 के बाद का, ठीक है, जो फर्स्ट डिकेड ऑफ दिस सेंचुरी है, तो उसमें हमने ग्रोथ विटनेस की, ठीक है। चाइना ने भी ग्रो किया उसमें, और बाकी कंट्रीज़ का देखोगे आप तो ये जैसे फिलीपींस है, फिलीपींस का 1990s में यहाँ पे था, वो नेक्स्ट डिकेड में यहाँ पे चले गए, यानी ग्रोथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया। वियतनाम का भी देख लो तो वियतनाम का ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। इंडोनेशिया का भी देख लो, इन्होंने भी ग्रो किया। अगर आप फर्दर रशिया को देखते हो, तो रशिया, क्योंकि उस समय आपको पता होगा कि पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो इसलिए उनकी ग्रोथ निगेटिव थी, क्योंकि जब कंट्रीज़ अलग हो गए तो उनके जीडीपी फिगर पे इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। बट उसके बाद नेक्स्ट डिकेड में उन्होंने, देखो यहाँ ग्रोथ कितना ज़्यादा है, राइट। फिर ग्रोथ कम हुआ है। नाइजीरिया, ब्राज़ील को भी देख लो तो 1990s में उनकी जीडीपी पर कैपिटा कम थी, वो बाद में बढ़ी है बहुत ज़्यादा। अब ये फिगर क्यों, ये डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आप चलो कंट्रीज़ को मार्क करो, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील और रशिया। आपको होगा पता कि एक फोरम है जिसको ब्रिक्स बोलते हैं। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इसलिए यहाँ पे 4 ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं और उनके कॉन्टेक्स्ट में इंडियन इकोनॉमी को कंपेयर किया गया है। तो आप देख रहे हो कि भले इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा कम रहा हो, लेकिन ये आप देखो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है, डिक्रीज़ नहीं हुआ है। और अभी भी जो हमारे फिगर्स हैं पॉपुलेशन की हो या फिर ऐसे हो, तो उससे भी यही पता चलता है कि इंडिया फर्दर इसमें ग्रोथ विटनेस करेगा। वहीं अगर आप चाइना को देखो तो ये यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। फिलीपींस का ज़रूर इंक्रीज़ हो रहा है, इंडोनेशिया का भी इंक्रीज़ हो रहा है,
लेकिन रशिया का देखो डिक्रीज़ हो गया, ये नाइजीरिया का डिक्रीज़ हो गया, ब्राज़ील का डिक्रीज़ हो गया। तो मतलब ब्रिक्स कंट्रीज़ हो या ऐसे जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, तो उनमें आप देखोगे कि इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है। और ये फर्दर क्यों अच्छी होगी वो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि जीडीपी डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन हो गया, ठीक। अभी ये देखा गया है कि इंडिया की जीडीपी एक तो पहले बढ़ेगी 6% हो, 7% हो, 8% हो, इसी के आसपास रहता है। लेकिन पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है, क्योंकि अगर जीडीपी बढ़ रहा है और उसी रेशियो से या फिर उसी परसेंटेज से अगर पॉपुलेशन में भी ग्रोथ हो, तो फिर पर कैपिटा में इंक्रीज़ नहीं होगा, वो फिर कांस्टेंट रहेगा, राइट। जैसे मान लो कि 10/5 है, तो 10 को आपने बढ़ा दिया बाई 50%, दैट इज़ मान लो कि 15 हो गया वो बढ़ के। और लाइकवाइज नीचे जो 5 है उसको भी आपने 50% से बढ़ा दिया, तो अब ये हो गया 7.5। तो 10/5 वही होगा जो 15/7.5 होगा, राइट। तो अगर कुछ ऐसा है तो पर कैपिटा, क्योंकि ये रेशियो है एक, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हो क्या रहा है कि जीडीपी 6-7% से इंडिया की बढ़ रही है ऑन एन एवरेज, किसी किसी ईयर ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन जो पॉपुलेशन में ग्रोथ है दैट हैज़ रिड्यूस टू 1.1 या 1.2%, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ये मतलब इससे ज़्यादा है। तो इफेक्टिवली अगर आप पर कैपिटा की बात करो तो पर कैपिटा इनकम अराउंड 5% से इंक्रीज़ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। तो इसलिए ये जो ग्राफ है ये और बढ़ता रहेगा इंडिया का। चलो ये तो हमने देख लिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो रीज़न दिया है आर्टिकल में, वो ये है कि ग्रोथ इन वर्किंग एज पॉपुलेशन हैज़ स्लोड बट इंडिया इज स्टिल अ यंग नेशन। इसका मतलब क्या है? तो आप देखो 1990s में ये ग्राफ मैं समझाता हूँ फिर से। ये जो ग्रे कलर में चार्ट है, वो शो करता है मीडियन एज, ठीक है। मीडियन एज क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ, इनफैक्ट मीडियन क्या होता है उस पर हम बात करेंगे अभी। और जो ये लाइन है रेड कलर में, वो ये शो करती है कि वर्किंग एज के पॉपुलेशन में ग्रोथ कितनी हुई है। तो आप देखोगे कि 1990 से लेके 2000, 2010, 2020, 2030, तो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है, राइट। तो इसकी मीनिंग क्या है, इसको हम ग्राफ से कैसे रिलेट करें, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके हम कैसे कोई इंसाइट ड्रॉ करें, तो ये सब पे हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको समझाता हूँ मीडियन क्या है। तो सपोज कि कोई डेटा सेट है 1, 3, 5, 7, 9। इसमें अगर हमें मीडियन पूछा जाए, बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसीज 3 टाइप के होते हैं। एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, तीसरा होता है मोड। अभी हम सब पे बात नहीं करेंगे, बस मीडियन देख लेते हैं क्या है, और मीन को भी देख लेते हैं। तो मीन का मतलब ये है कि इन सबको ऐड करो और जितने नंबर्स हैं इसमें उससे डिवाइड कर दो, यानी 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे टोटल 5 नंबर्स हैं, तो हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया पहले और इसको कर दिया डिवाइड 5 से। तो ये जो फिगर देगा हमें, दैट वुड बी हमारा मीन। सो आई सपोज कि वो 5 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा मीन आ गया 5। मीडियन क्या होता है कि हम उसको पहले ये डेटा क्योंकि ऑलरेडी बहुत अरेंज है तो इसलिए यहाँ पे आपको उतना समझ में नहीं आएगा। बट सपोज ये डेटा सेट दिया रहता है कुछ इस फॉर्म में 5, 3, 9, 7 और 1, ठीक है। अगर इस फॉर्म में दिया रहता तो मीडियन निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज कर लेते हैं। तो अगर हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो ये 1, 3, 5, 7, 9 हो गया, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सी है। तो मिडिल मोस्ट वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो इसलिए इसका मीडियन यहाँ पे 5 हो जाएगा। अच्छा, सपोज कि यहाँ पे 5 नंबर्स के बजाय यहाँ पे 6 नंबर्स होते हैं, यहाँ पे 10 भी होता। तो अब क्या है कि जो मिडिल मोस्ट वैल्यूज़ है ना वो 5 और 7 दोनों हैं, क्योंकि अगर आप लेफ्ट से देखो तो लेफ्ट से थर्ड है ये, और अगर राइट से देखो तो राइट से थर्ड क्या है, 7 है, यानी दोनों वैल्यूज़ मिडिल मोस्ट वैल्यूज़ है। उस केस में मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो दो मिडिल मोस्ट वैल्यूज़ हैं उनका अरिथमेटिक मीन जैसे अभी हमने निकाला है इसको, तो इन दोनों का मीन क्या होगा, 5 और 7 का मीन हो जाएगा 6, यानी ये डेटा सेट का मीडियन यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा हम पहले जो हम देख रहे थे। सो 1990s में जो हमारी मीडियन एज थी इन ईयर्स, तो वो देखो वो थी 20, यानी अगर आप कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं, ठीक है, उन सब के एज को अगर आप असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर उसमें अगर आप अरेंज करो तो आपको ये मिलेगा कि जो बीच की पॉपुलेशन है वो कुछ यहाँ पे है 20s में अपने, ठीक है, 20 के आसपास है यहाँ पे। फिर बढ़ के थोड़ा 20 से बढ़ा, फिर यहाँ पे मान लो कि ये दोनों के बीच में है तो 22.5 रहा होगा, ठीक है। फिर फर्दर थोड़ा और इंक्रीज़ हुआ, फिर 2010 में मान लो कि ये 25 रहा होगा। तो ऐसे ऐसे करके जो अभी का है,
सो अभी का है अराउंड 27.9, जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से 27.9 है। एंड बताया ये गया है, सॉरी यहाँ पे नहीं, जो अभी का डेटा है उसमें 27.9 है, और बताया गया है कि बाई 2030 ये बढ़ के हो जाएगा 30। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है? मीडियन एज अगर किसी वर्किंग पॉपुलेशन की बढ़ रही है तो उसके क्या क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल देता हूँ एग्जांपल। सपोज़ कॉलेज से कोई पास आउट है, कैंपस प्लेसमेंट होती है अराउंड 24-25 की एज पे, अगर मास्टर्स किया हो तो उसके 1 या 2 साल के बाद जॉब करते करते बहुत सारे लोग ना जॉब को क्विट कर देते हैं। उनको शायद लगता है कि जो उनकी करियर पाथ है वो शायद वैसी नहीं है जैसा उन्होंने पहले सोचा था। तो बहुत सारे लोग जॉब से ड्रॉप लेके क्विट करके उसके बाद प्रिपरेशन करते हैं। बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस एज पे अभी भी ऐसा होता है कि लोग अपने करियर चॉइसेस और ये सब को लेके उतने श्योर नहीं रहते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बहुत एक बड़ा पोर्शन है पॉपुलेशन का जो कि 25 से 27 के बीच में सोचता ही रहता है कि मुझे आगे अब क्या करना है। और यहाँ पे इंडिया में गवर्नमेंट एग्जाम्स का क्रेज़ कितना है पता है आपको, तो बहुत सारे लोग इसमें लगे रहते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने यूज़ किया है यहाँ पर, बस आपको ये बताने के लिए कि बाई 30s जब उनकी एज 30 हो जाती है, सो दे टेंड टू बिकम मोर स्टेबल। मतलब उनको एक जॉब चाहिए होती है अब परमानेंट, हो सकता है जॉब के साथ साथ वो प्रिपरेशन करें। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि अगर ज़्यादा लोग परमानेंट जॉब को ऑप्ट करने लगे तो उनकी फिनेंशियल मतलब उनकी इनकम स्टेबल हो जाती है। इनकम अगर स्टेबल हो जाए, या फिर यहाँ पे मान लो कि कोई ऐसा है जो जॉब ही नहीं कर रहा, अगर उसने कोई जॉब ज्वाइन कर ली तो उसके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो गई, जिससे क्या होगा कि वो ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा चीज़ों को। ठीक है, या हो सकता है कि इसके पहले या तो वो घर पे रह के पढ़ रहा होता, या फिर अगर बाहर पढ़ रहा होता तो घर से उसके खर्चे आते, राइट। लेकिन जब वो जॉब में आ गया तो उसकी इनकम अपनी हो गई, एंड वो फर्दर कहीं और पे स्पेंड कर पा रहा है, या फिर वो सेव भी कर पा रहा है। एंड आपको पता होगा कि इनकम, उसके बाद कंजम्पशन, फिर सेविंग्स, ये मैक्रो इकोनॉमी में बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा नेशनल इनकम या फिर कीन्स की थ्योरी है, तो आपको उसमें पता चलेगा कि ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा इनकम इंडिकेट करता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी सिटीज़न ज़्यादा कंज्यूम कर पाएगा चीज़ों को, और जितना ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में कंजम्पशन बढ़ती है, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ है, राइट। लाइकवाइज अगर कोई पर्सन ज़्यादा सेव कर रहा है तो सेव करने के भी बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे अगर मान लो कि आपकी सेविंग्स अमाउंट बढ़ गई तो आप इसको या तो बैंक में रखोगे या आप इससे फर्दर कहीं इन्वेस्ट करोगे इसको। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट एक फोर्थ इसमें टर्म हो गया। तो ये चारों एक दूसरे से लिंक्ड हैं, एंड सबकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है इकोनॉमी में। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें तब वर्क करेगी जब आपकी कोई इनकम हो। अगर इनकम ही नहीं है तो फिर ये चीज़ें, कंजम्पशन चलो आप फिर भी करोगे, लेकिन वो आपके इनकम से नहीं होगा, आपके घर के इनकम से होगा, तो आपके कंजम्पशन का बर्डन आपके फैमिली पे पड़ेगा, राइट। सो अगर आपकी इनकम स्टेबल हो गई तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे, और आप जितना अच्छे से मैनेज करोगे इकोनॉमी के लिए वो उतनी ही अच्छी बात है। तो अब हम आते हैं वापस से ग्राफ पे। सो मैंने ये बताया कि बाई 2030 मीडियन एज 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा मतलब कि ज़्यादा इनकम का मतलब ज़्यादा कंजम्पशन या फिर ज़्यादा सेविंग्स। जितनी सेविंग्स ज़्यादा होगी फिर इन्वेस्टमेंट में उतना ही ज़्यादा आएगा। एंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जितना ज़्यादा होता है तो आप इसको रिलेट करो स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट में क्या करते हो आप, या तो इन्वेस्ट करते हो या फिर ट्रेड करते हो। दोनों केस में क्या होता है कि ये मार्केट तभी ग्रो कर पाएगा जब आपके पास सेविंग्स होगी, वरना उसके बिना स्टॉक मार्केट की ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि किसी के पैसे लगेंगे इसमें। अब जिसके पैसे लगेंगे उसके पास तो होने चाहिए ना पैसे पहले इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो हमने ये देख लिया कि मीडियन एज बढ़ रही है जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जो इसका सेकंड कंपोनेंट है, दैट इज़ ये जो लाइन आपको दिख रही है, तो ये बोलता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर परसेंटेज में बात करें तो वो परसेंटेज डिक्लाइन हो रहा है। इसको आप ये मत समझना कि वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी कम हो रही है। पॉपुलेशन कम नहीं हो रही है। सपोज़ पहले 10 था, फिर 15 हुआ, फिर 17 हुआ, तो ग्रोथ अभी भी है इसमें, लेकिन जो परसेंटेज होता है ग्रोथ का, जैसे 10 to 15 आने में ये हो गया 50%। ठीक है, 15 से 17 आने में ये आप कैलकुलेट कर लो 2/15 ऐसे। ठीक है, तो मतलब कि ये जो परसेंटेज है ना वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल जो एब्सोल्यूट नंबर है उसमें ग्रोथ हो रही है, बस यही बता रहा है। तो ये कोई वरीसन ट्रेंड नहीं है। इनफैक्ट अभी जो हमारी अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया एड्स अराउंड, ये फिगर है वैसे कि अराउंड 11 मिलियन लोग हर साल
वर्क फोर्स में एंटर होते हैं। तो ये नंबर बहुत बड़ा है, और ये नंबर बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं जो मैंने पिछले ग्राफ में आपको दिखाया था, वो चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे ब्राज़ील हो, या फिर वियतनाम हो, तो इनके नंबर तो 1 मिलियन के आसपास होते हैं, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा है। तो भले ही ग्रोथ रेट कम हो रही है वर्किंग एज पॉपुलेशन की, लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, और वो अभी भी इतना है। तो इसका इम्प्लीकेशन ये हुआ कि अगर आपके पास लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो ये काइंड ऑफ इंसेंटिवाइज करता है जो हमारे फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको इंडिया में आके अपने बिजनेस यूनिट खोलने के लिए, क्योंकि लेबर फोर्स यहाँ का बहुत बड़ा है। तो अगर मान लो जैसे बहुत सारे कंपनीज़ की रिपोर्ट्स थी कि वो चाइना से हटा के किसी और कंट्री में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाह रहे हैं, तो वो ये देखेंगे कि एक तो रिसोर्सेज सबसे पहले कहाँ चीप है, एंड रिसोर्सेज में लेबर भी आता है, मतलब कि जो लोग हैं जो वहाँ पे काम करेंगे वो कितने ज़्यादा मतलब वहाँ पे अवेलेबल हैं, और दूसरा ये कि उनका लेबर वेज रेट, ठीक है, वेजेस कितने कम है। तो इंडिया इस चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और आगे भी इंडिकेशन है कि हम इस पैरामीटर पे भी ग्रो करेंगे आगे। नेक्स्ट आते हैं हम, जो कि बात ये करता है कि फिस्कल डेफिसिट को बहुत ही लेमन टर्म में आप ये समझो कि जो गवर्नमेंट की इनकम है, ठीक है, और जो एक्सपेंडिचर है, इसका डिफरेंस। अगर मान लो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ तो हम बोलेंगे कि उस समय कंट्री इज़ गोइंग थ्रू फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो ये होता है हर समय, मतलब कोई भी कंट्री अगर अपना फिस्कल डेफिसिट जीरो कर ले तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं बन जाती है इकोनॉमी के लिए। तो थोड़ा बहुत मॉडरेट लेवल तक चलता है। वो मॉडरेट लेवल क्या होगा और इसको कौन डिफाइन करता है, तो उसके लिए एक एक्ट है जिसको बोलते हैं FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इस एक्ट में ये बोला गया था कि क्योंकि उस समय फिस्कल डेफिसिट का मतलब एक्सटेंट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें अपने लिए कोई मतलब एक हमें खुद को बहुत डिसिप्लिन करना होगा, हमें कोई ऐसा फिगर सेट करना होगा दिमाग में कि डेफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा ना रहे। तो उस समय डेफिसिट बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। इस एक्ट में ये बोला गया है कि गोइंग फॉरवर्ड उस समय का जो डेडलाइन थी उस समय की, वो 2007-8 तक वो रिड्यूस करके 3% कर लेना था, एंड इसी को मेंटेन करते रहना था हमेशा। ये 3% इन टर्म्स ऑफ GDP है, मतलब जो टोटल डेफिसिट है डिवाइडेड बाय GDP, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम फिस्कल डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 2007-8 तक, मतलब 2003 में ये पास किया गया, और एक डेडलाइन रखी गई कि 2007-8 तक फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करके 3% ला देना है, एंड इसके बाद 3% को ही मेंटेन करते रहना है। बट हुआ ये कि सक्सेसिव जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने बार बार इसको चेंज किया है। अगर आप देखो ओवरऑल तो ये हमेशा 5-6% के आसपास ही रहा है, ठीक है। पैंडेमिक के टाइम पे और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें 3% करना है, लेकिन वो मीट नहीं कर पा रहे थे। तो फर्दर हुआ ये कि FRBM एक्ट में अमेंडमेंट ला गई। अमेंडमेंट लाने के बाद 3% को बढ़ा के 3.5% कर दिया गया। और अगर हम बहुत ही रिसेंट डेटा देखें तो फिस्कल ईयर 2021 में ये हुआ था कि 3.5% किया गया उसको। लास्ट ईयर हमारा ये था 6.7%, ठीक है। इस बार के बजट में जो प्रोजेक्शन दी गई है वो दी गई है 6.4% की। तो अभी भी आप देखो कि 3% हो या 3.5% हो, इससे तो हम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन फिर ये भी इस बार के बजट में बोला गया कि बाई 25-26 ये जो फिगर है जो अभी इस साल के लिए 6.4% है, इसको रिड्यूस करके 4.5 कर देना है। तो मतलब अभी भी हम बहुत दूर हैं, लेकिन गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि गोइंग फॉरवर्ड 3 इयर्स में हमें 6.4 को रिड्यूस करके 4.5 तक लाना है, तभी फिर हम स्टेबल रह पाएंगे। तो आपने ये समझ लिया कि फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड क्या क्या की टर्म्स हैं जो हमें याद रखने हैं दिमाग में। तो अब हम आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ देखो आप कि 2008-9 में ये शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। तो 2008-9 में ये फिर भी कम था। यहाँ पे ये है 2%, यहाँ पे है 4%, यहाँ पे है 6% और यहाँ पे है 8%, ठीक है। अब देखो कि 2009-10 में ये कितना ज़्यादा था। ये 2009 का डेटा है, ये अगले साल की प्रोजेक्शन थी और ये 2 साल की प्रोजेक्शन थी। तो प्रोजेक्शन भले हम कम अचीव करने का कर रहे हो, लेकिन हर बार आप देखोगे कि जो उस साल का डेटा है, मतलब ये पूरे ईयर में जो ब्लू वाली डॉट है वो इंडिकेट करती है कि उस साल का डेफिसिट कितना था, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो भी
फ्यूचर की प्रोजेक्शंस रही है हमेशा उस साल का डेफिसिट उससे ज़्यादा ही रहा है। मतलब कि हम टारगेट्स बहुत एम्बिशियस सेट करते थे बट हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे। अब आप देखना कि ये गैप जितना ज़्यादा होता है ना वो उतना ही ख़राब है इकोनॉमी के लिए। मतलब कि आपने पिछले सालों में जो यहाँ पे अपनी डेडलाइन सेट की है या फिर आपने जो अमाउंट फिक्स किया है कि फिजिकल डेफिसिट परसेंटेज के टर्म में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में उसके नेक्स्ट ईयर उससे ज़्यादा ही हो रहा है। ठीक है, सो ये गैप बहुत ज़्यादा है। अब आप देखोगे 2017-18 के बाद से ये गैप रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, पैंडेमिक की वजह से ये गैप थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन ये अभी भी उतना नहीं है जितना पहले के सालों में हुआ करता था। ठीक है, सो अगर आप इस पैरामीटर पे भी देखोगे तो हमने पिछले कुछ सालों में बहुत कंट्रोल किया है एंड हम अभी भी बहुत अच्छे पोजीशन में हैं। नो डाउट अभी भी डिफरेंस है जो हमारा टारगेट है और जो एक्चुअल डेफिसिट है, लेकिन ये टारगेट ये रेंज ये डिफरेंस नैरो डाउन हुआ है पिछले सालों के मुकाबले। सो इसलिए हम इसमें अच्छा कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट आते हैं हम ये बात करता है एक्सटर्नल डेट की। अब एक्सटर्नल डेट को अलग अलग चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे शो किया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम है, ठीक है, उसके टर्म्स में अगर हम एक्सटर्नल डेट देखें तो इंडिया का है 21.4%। चाइना से कंपेयर करो आप तो नो डाउट हमारा ज़्यादा है, लेकिन जो बाकी के कंट्रीज़ हैं उनके मुकाबले हमारा कम है। तो ये एक अच्छी बात है कि ब्रिक्स, जैसे मैंने जो बोला पहले, सो ब्रिक्स नेशन में इंडिया अभी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और चाइना इंडिया में बहुत ज़्यादा गैप है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम उसमें शॉर्ट टर्म डेट एज परसेंटेज ऑफ टोटल डेट। तो शॉर्ट टर्म डेट का मतलब क्या हो जाता है कि जो मान लो आपको इसी साल पे करना है, आपने कोई लोन लिया और आपको इसी साल पे करना है, तो उसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म। सो टोटल डेट का जो परसेंटेज है शॉर्ट टर्म डेट का वो इंडिया में बस 18.4% है। अब ये क्या इंडिकेट करता है, मतलब कि आपको बहुत कम अमाउंट इस साल पे करना है, लेकिन वही आप चाइना को सोचो जो उनका डेट है उसका हाफ उनको इसी साल पे करना रहेगा। बाकी कंट्रीज़ का भी कम है, इनफैक्ट इंडिया से कम है, लेकिन इंडिया की डेट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है इन लोगों से। ठीक है, तो इसलिए ये नंबर स्टैंड आउट करता है। फर्दर आओ आप फॉरेक्स रिजर्व एज परसेंटेज ऑफ टोटल डेट। अब ये अमाउंट देखो, ये है 137% इनका, चाइना का, इंडिया का है 97%, ब्राज़ील का है 64 एंड रशिया का भी 96 है। तो ये सबके फिगर दे रखे हैं यहाँ पे। अब ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा डेट है और जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, अगर दोनों लगभग सेम है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि अगर हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा बाद में अपना डेट पे करने का, तो हम सीधे फॉरेक्स रिजर्व को यूज़ करके अपना सारा डेट पे कर सकते हैं। नो डाउट हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी बाद में, इनफैक्ट काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हर कंपनी के पास कुछ ना कुछ फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कुछ ऐसी नौबत आई कि जब हमें सारा का सारा पैसा पे करना पड़े, तो वी वुड बी एबल टू पे ऑफ 97.3% ऑफ आवर टोटल डेट। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही आप दूसरे कंट्रीज़ का देखो, ब्राज़ील का, तो वो 64% ही कर पाएंगे। ठीक है, ये परसेंटेज जितना कम होगा उस कंट्री के लिए उतनी ही बुरी बात है। चाइना यहाँ पे स्टैंड आउट करता है। चाइना का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ज़्यादा है उनके टोटल डेट से, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इंडिया इसमें बेस्ट ना भी हो, लेकिन इंडिया की पोजीशन बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम शॉर्ट टर्म डेट एज परसेंटेज ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, जो मैंने बताया आपको कि आपको इसी साल पे करना है। ठीक है, सो शॉर्ट टर्म डेट जो है ना वो 18.9% ही है इंडिया का, जो कि मतलब जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसके कंपैरिजन में जो हमारा शॉर्ट टर्म डेट है वो बस 18.9% है। तो हम पे कोई प्रेशर नहीं है, हम पे कोई बर्डन नहीं है, हम आराम से इसको पे कर सकते हैं। अगले साल का फिर बाद में देखेंगे, लेकिन इस साल का हम आराम से पे कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि हर उस पे पैरामीटर पे ये हमारे इंडिकेटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये बताते हैं कि हम आगे भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट है इसमें ये मिजरी का मतलब क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एक इंडेक्स था जो 1960s में एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्थर ओकून। ठीक है, इन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था इस इंडेक्स को, जिसको माइजरी इंडेक्स बोलते हैं। माइजरी इंडेक्स का सिंपली अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊँ तो इन्फ्लेशन परसेंटेज में प्लस अनएम्प्लॉयमेंट वो भी परसेंटेज में, इन दोनों को ऐड कर दो, वो हो गया मिजरी इंडेक्स। तो ये 1960s में प्रपोज किया था ऑर्थर ओकून ने। इसको बाद में ब्लूमबर्ग, जो कि आपने आई एम श्योर कि इसका नाम सुना होगा आपने, ठीक है, ब्लूमबर्ग ने इसको एडॉप्ट किया, इसमें अपनी कुछ चीज़ें ऐड की।
बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है, इसमें बस थोड़ी सी एडिशन हुई है जो आपको नीचे दिखाई देगी यहाँ पे। सो अगर हम इसके पैरामीटर पे देखें मेजर इंडेक्स में, तो भी इंडिया की पोजीशन, चलो आप देख रहे होगे, मैं सबसे पहले बता दूं, डिफाइन करता हूं ग्राफ को कि कौन सी लाइन क्या क्या शो कर रही है। तो इंडेक्स 1 जो कि ब्लू कलर में है, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। इंडेक्स 2 जो कि ये वाली है पिंक वाली, एंड इंडेक्स 3 जो कि मैरून वाली है, ठीक है। सो इंडेक्स 1 में हम क्या करते हैं कि बस अनएम्प्लॉयमेंट रेट और रिटेल इन्फ्लेशन रेट, इन दोनों को ही ऐड करते हैं, जो कि हमारा बेसिक डेफिनेशन था। इंडेक्स 2 में क्या करते हैं कि उसमें जीडीपी पर कैपिटा को माइनस कर देते हैं। अब अगर हम जीडीपी पर कैपिटा को माइनस कर देंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो जो ग्रॉस नंबर था परसेंटेज का, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। और इंडेक्स 3 में क्या करेंगे कि इंडेक्स 3 में जीडीपी पर कैपिटा के बजाय एब्सोल्यूट जीडीपी की जो ग्रोथ है बस उसको माइनस करते हैं। तो उसको माइनस करेंगे तो फर्दर ये कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर कैपिटा, मैंने आपको पहले बताया था कि जीडीपी ग्रोथ और अगर पर कैपिटा इनकम में जो ग्रोथ होती है, अगर हम उसकी बात करें, सो ये वैल्यू थोड़ी कम होती है जीडीपी से। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, पर कैपिटा में जीडीपी ग्रोथ को या फिर टोटल जीडीपी को हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। अब ये नंबर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, इसलिए पर कैपिटा जो होती है उसकी वैल्यू जीडीपी परसेंटेज से कम होती है। ओके, तो अगर इसको माइनस किया हमने तो ये नंबर और भी कम हो जाएगा। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि अगर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पे देखो तो हमेशा इंडेक्स 1 में जो आ रहा है डेटा वो ज़्यादा होगा, इंडेक्स 2 में जो डेटा आ रहा है वो उससे थोड़ा कम होगा, और सबसे कम होगा इंडेक्स 3 में, ठीक है। ये उस समय का आइडियली जब इकोनॉमी बहुत ही नॉर्मल वे में फंक्शन करे। तो अब अभी हमने देखा इसमें कि 2016-17 में ये डेटा कुछ यहाँ पे हुआ करता था, मतलब मेजर इंडेक्स में 10 से ऊपर था हमारा, वो डिक्रीज़ हुआ कुछ टाइम के लिए, उसमें एक थोड़ा सा लाइक स्लो ग्रोथ हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें पैंडेमिक के टाइम की, तो उसमें तो पूरे ग्लोबल इकोनॉमी की हालत ख़राब थी, तो हम भी उससे अनटच्ड नहीं रहे, हम पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। बट उसके बाद जब जैसे ही कोविड कंट्रोल हुआ है तो आप देखोगे कि ये फिर से कम हुआ है। और अभी यूक्रेन रशिया के वॉर की वजह से आप देखोगे कि यहाँ पे एक शार्प सा इंक्रीज़ है। तो शार्प इंक्रीज़ तो है, लेकिन ये अभी भी कोविड इतना नहीं है, और इसको कंट्रोल इनफैक्ट अब ये होने लगा है, क्योंकि आप देखोगे इस डेटा में इन्फ्लेशन रेट को हम इसमें ऐड करते हैं, राइट। अब इन्फ्लेशन रेट तो घट रही है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो इन्फ्लेशन रेट अगर घट रही है तो इसकी भी जो है ना, अगर आप इस डेटा को भी देखोगे तो ये भी आगे आने वाले दिनों में आपको डिक्रीज हुआ मिलेगा, ठीक है। तो हमने ये सब देखे पैरामीटर्स, तो हम ये अभी फ़िलहाल देख पा रहे हैं कि जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं वो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसको वैलिडेट करने के लिए आज के आर्गूमेंट से, आज के आर्टिकल में सारी चीज़ें थी, ठीक है। आप एक बार आर्टिकल रीड करना खुद से भी, मैंने ग्राफ के थ्रू ही समझाया है, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा कंटेंट भी मिलेगा, तो आपको उसका फ्लो समझ में आएगा कि वहाँ पे बताया क्या क्या जा रहा है। वैसे जितनी भी बातें बताई गई हैं आर्टिकल में वो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझा दिया है। ओके, तो आज के आर्टिकल पे बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको मिंट स्टैटिका पे मिल जाएगा शाम को। पहला क्वेश्चन हमेशा वीडियो से रिलेटेड ही होता है, वीडियो के कंटेंट से, तो आप वहाँ पे इसको जाके प्रैक्टिस करना। फर्दर अगेन पीआईबी सूत्रा नवंबर मंथ के लिए वो अपलोड हो चुका है हमारे साइट पे, तो आप देखो कि इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए, मिशंस हो गए, या फिर ईएसआई हो, एफएम हो, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ हों, तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फेज़ 2 और इवन फेज़ 1 के लिए भी, वो सारे इसमें कवर्ड हैं। तो नवंबर मंथ की पीडीएफ आ चुकी है, तो आप इसको रीड करना स्टार्ट कर दो अभी से। ओके, ये फर्दर हमारे कुछ लिंक्स हैं जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। हमारे कोर्सेज जो हैं आरबीआई के, सेबी के, उन सब के लिंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आज के वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और जितने भी फ्रेंड्स आपके प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको अगर लग रहा है कि कंटेंट उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कीजिए इसको, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।